मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नादरीन, यहूदी जो है ना, ज्यूज़, ये हज़ारों साल पुरानी एक कौम है और इनकी हज़ारों साल की तारीख़ में एक अजब चीज़ आपको मिलती है, एक अजब सा ट्रेडिशन मिलता है जिसको वो आज तक कैरी ऑन करते आ रहे हैं। हज़ारों साल से जब भी उनका सामना जंगों से होता हुआ आया तो वो एक के अंदर से खाली कोई सींग लेकर आते थे, बकरे का हॉर्न जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, और इसको इजरायली शोफर कहते हैं। और इसको कुछ इस तरह से फिर वो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि उसमें से एक अजब सी आवाज़ आती है, एक टिपिकल किस्म की आवाज़ आती है उस शोफर या सींग से। और इसको जंगों के आगाज़ में पहले बजाते थे। हज़ारों साल पहले जब भी इजरायलियों की जंगें होती थी ना, तो ये जंग के आगाज़ में शोफर बजाते थे। तबले जंग इसको कहा जाता था कि ये बस बज गया, समझे जंग शुरू हो गई। अलबत्ता चूँकि अब जंगों का इस तरीके का ज़माना नहीं है पहले की तरह, फेस टू फेस जंगें नहीं होती, लेकिन अब भी वो शोफर को कैरी ऑन करते आ रहे हैं। अब वो इस शोफर को रिलीजियस इवेंट्स के वक्त बजाते हैं, मजहबी जो इनके इवेंट्स होते हैं उसमें बजाते हैं। इजराइल की इंतहा पसंद एक तंजीम है जिसे कहते हैं ज़ायोनिस्ट टेम्पल मूवमेंट। इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमने इसी हफ्ते मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर अपना शोफर बजाया है, और इस पर वो खुश भी बड़ा हो रहे हैं, एज इफ कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आए हों। इनका फड्डा है मुसलमानों के साथ जनरली, और ये इस हक में है कि मुसलमानों को जितना हो सके कमज़ोर किया जा सके ताकि वो रेजिस्ट ना कर पाएँ उनके ग्रांड ऑब्जेक्टिव्स में, जो कि मस्जिद अक्सा के गिराने, उसकी जगह थर्ड टेंपल के बनने और ग्रेटर इजराइल के क़याम से जुड़े हुए हैं। यहूदियों के शोफर बजाने से ही मिलता जुलता ट्रेंड, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसी से मिलता जुलता ट्रेंड हिंदुइज़्म में भी आपको मिलता है। लेकिन हिंदू मत में सींग की बजाय उस एक हरन या मेल शीप नहीं होता, रैम जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसके सींग को यहूदी बजाते हैं, उसको शोफर कहते हैं। लेकिन हिंदू मत में जो चीज़ बजाई जाती है ना, वो शोफर की बजाय वो क्या करते हैं, एक किस्म का एक मोती समुंदर से मिलता है, ख़ास किस्म की सीप है, सीप, एक सीप होती है ना जो समंदर से मिलती है, ये वो बजाते हैं। और इसको वो शनखा कहते हैं, शनखा, हिंदू मत वाले इसको शनखा कहते हैं। स्पेशली जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं ना, वहाँ पर आपको शनखा बजाने का ट्रेंड मिलता है। ये भी आजकल इबादत के वक्त शनखा बजाते हैं। पहले ये जंगों में बजाते थे, ये भी हज़ारों साल पहले जब भी जंगें होती थी ना, तो जंगों में ये शनखा बजाते थे। लेकिन अब यहाँ पर भी आपको वही चीज़ नज़र आती है कि इबादतों के वक्त, स्पेशल मजहबी त्योहारों के वक्त शनखा बजाते हैं। यहूदी शोफर बजाते हैं मजहबी तकरीब में, और हिंदू जो हैं ऊंची ज़ात वाले हिंदू शनखा बजाते हैं। नाउ व्हाट इज़ ऊंची ज़ात वाला हिंदू एंड व्हाट इज़ नीची ज़ात वाला हिंदू एंड व्हाई डज दैट मैटर इन जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट वी विल एक्सप्लेन शॉर्टली। यहूदियों में भी कास्ट सिस्टम पाया जाता है। ये बहुत सारे लोगों को, शायद इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गौर नहीं किया इस चीज़ पे ना। यहूदियों में भी कास्ट सिस्टम है, जैसे हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है ना, यहूदियों में भी पाया जाता है। लेकिन उनका कास्ट सिस्टम ज़रा सा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है ना, इसको खुदा ने दो हिस्सों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक तो यहूदी हैं जो कि चोज़न पीपल हैं, सिलेक्टेड बंदे खुदा के चहीते हैं, खुदा के प्यारे यहूदी। दूसरे जो यानी खुदा ने लोग बनाए वो गैर यहूदी हैं, जो कि यहूदियों से एक दर्जा नीचे रहते हैं। यहूदी ऊपर के दर्जे के इंसान हैं, बाकी जो गैर यहूदी हैं वो नीचे के दर्जे के इंसान हैं। ये यहूदियों में कास्ट सिस्टम है।
हिंदुओं के अंदर भी कास्ट सिस्टम है। अजब बात देखें, उनके अंदर भी कास्ट सिस्टम है, लेकिन उनका कास्ट सिस्टम मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि इंसानों को खुदा ने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 5 हिस्सों में। सबसे ऊपर जो है ना, टॉप नंबर 1 वो ब्राह्मण है, पूरी कायनात के इंसानों से अफजल ब्राह्मण है, और दुनिया के बाकी सब लोग इनसे नीचे दर्जा रखते हैं। ब्राह्मण के बाद दूसरे नंबर पर काश्तरियाँ हैं, फिर वैश्याज हैं, और जो चौथे नंबर पर आता है हिंदुज़म में, चौथे नंबर पे वो शूद्रा हैं, शूद्रा। अलबत्ता इसके बाद जो 5वां तबका है ना, वो दरअसल 5वां तबका है ही नहीं। यानी इंसानों का जो इसके बाद इन 4 के नीचे जो ग्रोह है, वो दरअसल कोई किसी खाते में नहीं है। उसे कहते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। अब ये इसका मॉडर्न नाम है। वैसे ये जो आखिरी तबका है, इसको अछूत कहा जाता है। अछूत यानी जिसको हाथ लगाने से बंदा जो है ना नापाक हो जाए। ये 5वां तबका वो है जो कि किसी खाते में नहीं आता। और सरकारी सतह पर इंडिया में चूँकि यानी ये मुआशरा ऐसा बना हुआ है सरकारी सतह पर कि यहाँ पर नौकरियाँ, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलाएँ ये इसी कास्ट सिस्टम पे दी जाती हैं इंडिया में भी। और ये जो नीचे का तबका है ना, उन सबको जनरली क्लिप करके ना, एक जैसे आप बहुत सारे गैर ज़रूरी पेपरों को मिला के और क्लिप कर देते हैं ना, ऐसे क्लिप करके उनको उन्होंने OBC का नाम दिया हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास। बाकी की जो बैकवर्ड क्लास है उसको इंडिया में उन्होंने सब इंसानों को उसमें डाल दिया हुआ है। और इनको जैसे कि हमने कहा, ये ऑफिशियल नेम OBC है ना, वैसे इनको अछूत या दलित कहा जाता है। इनको हाथ लगाने से आप अपवित्र हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, आपको फिर नहाना पड़ेगा। अगर आप ब्राह्मण हैं और किसी अछूत को हाथ लगा लिया, आपको नहाना पड़ेगा। ये मुआशरे का एक जनरल इंडिया के अंदर आपको एक सिस्टम नज़र आता है। और ये दलित वो लोग हैं जिनकी औरतों को भी आज से कोई 100-150 साल पहले तक भी कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। ये बात याद रखें। ख़ास तौर पर जो साउथ इंडिया है उसके अंदर तो बड़ा ही एक्सप्लॉइट किया गया इस कम्युनिटी को। कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी ताकि दूर से पहचाना जा सके कि ये जो औरत जा रही है ये दलितों की औरत है। हिंदू मत मानता है कि पूरी इंसानियत इन कास्ट्स या इन क्लासेस के दरमियान डिवाइडेड है। यानी सारी दुनिया के इंसान इसी 5 में है बस, जो कि मेनली 4 है, 5वां है नहीं। लेकिन चूँकि एक क्लास है जो 4 में नहीं है, वो आखिरी इसमें है, 5वें में, दलितों में। और यहूदी और हिंदुज़म के मानने वाले मानते हैं कि जो जिस ज़ात में पैदा हो गया बस वहीं का हो गया, ज़ात बदल नहीं सकते, बदली नहीं जा सकती। दलितों की क़यामत तक की जो नस्लें हैं वो दलित और अछूती होंगी। इसी तरह यहूदियों की जो क़यामत तक की नस्लें हैं वो आला मयार की आला नस्ल होगी। और गैर यहूदी क़यामत तक, गैर यहूदी नीचे की सतह पर होंगे क़यामत तक। जो जहाँ पैदा हो गया बस वहीं पे होगा। ये दोनों में आपको नज़र आता है, वहाँ भी यहूदी मत में भी और यहाँ जो एक हिंदुत्व वाले हैं उनमें भी आपको यही चीज़ नज़र आती है। मैं हिंदुज़म को अलग करता हूँ, हिंदुत्व को अलग करता हूँ। बेसिकली ये हिंदुत्व के फ़लसफ़े हैं। हम बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर में कि हिंदुत्व क्या है और हिंदुज़म क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, दोनों में यही है कि यानी जो अब जैसे यहूदी है, कोई भी बंदा यानी कन्वर्ट होकर यहूदी होना चाहे ना, तो वो प्रॉपरली पहले नंबर का यहूदी नहीं होता, वो फिर भी रहता दूसरे नंबर का यहूदी है। यहूदी होने के लिए ज़रूरी है कि आप यहूदी माँ से पैदा हुए हो, आपकी माँ यहूदी हो। यानी एक इंतहाई जैसे कट्टर नेशनलिस्ट किस्म का एक मुआशरा नहीं होता, ये वो मुआशरा है। अगर आपकी माँ यहूदी है तो फिर आप यहूदी हैं असली। जुडाइज़म में ये एक लॉ है। हिंदू मत में भी यही है कि अगर आप 4 ज़ातों में है ना, तो आप सारी ज़िंदगी आपके बच्चे भी वही होंगे, और जो 5वीं ज़ात है जो कि अदर्स हैं, वो सारी ज़िंदगी वो वहीं रहेंगे, यानी छोटी नस्ल के रहेंगे। अच्छा, हिंदू मत में ये जो कास्ट्स हैं ना, इनको सरनेम से पहचाना जाता है। इनके सरनेम है, मसलन ब्राह्मण लोगों के अलग अलग सरनेम होते हैं, मिश्रा, पांडे जी, कुलकर्णी, मुखर्जी, गोस्वामी, अय्यर, राव, शास्त्री वगैरह वगैरह वगैरह। ये ब्राह्मणों के सरनेम है। ब्राह्मणों और यहूदियों के बीच इस बेपनाह सिमिलरिटी की वजह से इज़राइल के अंदर इस पर भरपूर रिसर्च होती रही है पिछले कई डेकेड से, कई सेंचुरीज से, कि कहीं ये तो बनी इज़राइल के 2 गुमशुदा कबाइल में से एक कबीला नहीं है ब्राह्मण, कहीं ये वो तो नहीं है जो हमारे यानी बनी इज़राइल के 12 कबीले थे ना, बनी इज़राइल के 12 कबीले थे। एक्सोडस जो हुआ था, जो यहाँ से भगाए गए यहाँ से जंगों के नतीजे में, तो जब इनके 12 ही कबीले भागे हैं वहाँ से, और वहाँ पर रोमन्स की हुकूमत आ गई है, और उससे पहले बख्त नसर के दौर में भी एक एक्सोडस हुआ था,
तो जब ये भागे हैं तो इनके 12 कबीले निकले हैं, तो 2 कबीलों ने अलग राह ली थी, वो बाकी जो 10 कबाइल थे उनसे अलग हो गए थे। तो वो 2 का आज तक पता नहीं चल सका इनको कि वो कहाँ पर हैं। बाकी 10 का मालूम है, वो 2 का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। यहूदियों को भी नहीं पता कि वो 2 कबाइल कहाँ हैं। इनमें एक प्रोफेसी है कि जब मसाया आएगा, दज्जाल, उस दौर में फिर ये जो 2 कबीले हैं हमारे, वो निकल के सामने आएंगे दुनिया में जहाँ पर भी होंगे, और अभी वो गुमशुदा हैं। तो इस पे बड़ी रिसर्च होती रही है, यानी एक तुक्के मारे जाते रहे कि कहीं ये जो ब्राह्मण है इंडिया के अंदर, ये हमारा कबीला तो नहीं है, इनकी आदतें हमारे जैसी क्यों हैं। यहूदी उलमा ने यानी तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में बड़ी रिसर्च की, आज भी इस पर बड़ी रिसर्च होती है इजराइल के अंदर कि ये यही तो नहीं है। अच्छा, आज अगर इन 2 ग्रुप्स को आप देखें तो एक जगह ऐसी है जहां इन दोनों ग्रुप्स यानी ब्राह्मणों के, ऊंची ज़ात वाले हिंदुओं के, और जो यहूदी हैं, इनके इंटरेस्ट आपस में बड़े मिलते हैं। एक दुनिया के अंदर जगह ऐसी है, और वो जगह है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ये जगह ऐसी है, और तीसरा ईरान भी है इसमें, वो भी ऐड कर लें आप। हम इन तीनों मुल्कों को क्यों एक जगह पर ऐड कर रहे हैं, इस पर थोड़ी देर में हम ब्रीफ करते हैं। आपको खुरासान से इनका लिंक है तीनों का। ये दुनिया के वो रीजन है, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जहाँ पर हिंदू तहजीब लेड बाय ब्राह्मण्स और यहूदी जो हजरात हैं, इनका एक जैसा मफाद है। तीनों के अंदर एक जैसी पॉलिसीज़ हैं, एक जैसा उनका एक नज़रिया है, एक जैसी सोच है। कैसे? शौकत हुसैन साहब ने सवाल किया है हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर कि अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड अबाउट द ब्लैक ऑफ खुरासान। शायद वो ब्लैक फ्लैग्स वाली हदीस का जिक्र कर रहे हैं कि काले झंडे वाली एक फ़ौज खुरासान से निकलेगी। क्या अफ़गान तालिबान वही ग्रुप है? ये वो पॉइंट है जहां इंडिया और इजराइल के मफादात मैच करते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान भी बड़ी हद तक। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात पर इस्लामी कुतुब में, इस्लामी जो लिटरेचर है उसमें इस रीजन का एक जिक्र है कि खुरासान से एक फ़ौज निकलेगी काले झंडे लेकर, और वो जब निकलेगी तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। कोई सुपर पावर आ जाए उसके सामने, कुछ भी आ जाए, उस फ़ौज के सामने टिक नहीं पाएगी। और फिर ये काले झंडे वाली फ़ौज जो है ना, ये सबको पछाड़ते हुए, सबको डिफीट करते हुए एलिया यरूशलेम में आ जाएगी। वो यरूशलेम जिसको इजरायली अपनी जान का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, आंखों का नूर मानते हैं, और जिसके लिए कहते हैं कि ये हमारा इटर्नल कैपिटल है। खुरासान वाली जो ब्लैक फ्लैग्स वाली जो फ़ौज है वो यहाँ आ जाएगी यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि खुरासान वाली ब्लैक आर्मी जो होगी ना, ब्लैक फ्लैग्स वाली आर्मी, उनका नज़रिया ये है कि ये हमारे भी आँखों का नूर है, हमारा किबला अव्वल है। तो इजराइल की नज़र में हमेशा से ये खित्ता रहा है, हमेशा से ही। क्योंकि जहाँ से काले झंडों वाली फ़ौज निकलनी है ना, खुरासान, इसमें आज का अफ़गानिस्तान पूरा का पूरा, आज के पाकिस्तान के कुछ इलाके और आज के ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। और ये सारे मुल्क इजराइल और यरूशलेम के लिए एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। तीनों मुल्क, अफ़गानिस्तान वाली जो रूलिंग पार्टी आजकल आ गई है, इनका भी वही मौक़िफ़ है इजराइल और यरूशलेम के लिए, ईरान का भी वही मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कि यरूशलेम को इजराइल के कब्ज़े से पाक होना चाहिए, यहाँ पर इजराइल का कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ऑब्जेक्टिव इन तीनों मुल्कों का आज भी है, आज के दौर में भी है। और अस्करी हिसाब से, फ़ौजी एतबार से, मुस्लिम दुनिया की जो बेहतरीन जो फ़ौज है ना, वो इन तीनों मुल्कों के अंदर आपको मिलती है और कहीं पर नहीं मिलती इस किस्म की फ़ौज। कैसे? दुनिया का अकेला जो मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है वो भी इन तीनों मुल्कों में से एक है, पाकिस्तान, जिसके मिसाइल आसानी से इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीर के अंदर गिर सकते हैं। तो दूसरा जो इनमें मुल्क है तीनों मुल्कों में, वो मुस्लिम वर्ल्ड का सेकंड न्यूक्लियर पावर हो सकता है, यानी ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर बन सकता है, और ये भी इसी ग्रुप का है। तो इजराइल जानता है कि यहाँ कुछ है, इस रीजन में कुछ तो है। ये जो अहादीस में जिक्र किया गया है ना, तो कुछ तो यहाँ पर है वाकई में। आप देख भी रहे हैं कि 2 अहम तरीन अस्करी एतबार से, फ़ौजी एतबार से अहम मुल्क इधर है, और अफ़गानिस्तान जिसका टाइटल, जिसका लक़ब ही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर पड़ गया है। अब पहले तो नहीं था ना, 1400 साल पहले, ये तो अब पड़ा है।
दुनिया ने अब देखा है तो ये तो वो कौम है यानी तीनों सुपर पावर्स को चित कर दिया। जब भी हिस्ट्री में यहाँ पर कोई घुसी है सुपर पावर तो बुरा हाल करके निकाला है उनको। यानी खुरासान का जो दिल है ये वो इलाका है जिस पे दुनिया की कोई सुपर पावर टिक नहीं पाई। ये मुल्क इन दो मुल्कों ईरान और पाकिस्तान से जुड़ गया है। ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स खुरासान का जो दिल है ना ये इन दोनों मुल्कों के साथ जुड़ गया है स्ट्रेटेजिकली। जहाँ पर खुरासान के मैप के बाकी इलाके शामिल हैं यानी ईरान में भी शामिल हैं, पाकिस्तान में भी शामिल है और अफ़गानिस्तान उसका हार्ट है। तो अफ़गानिस्तान इनके साथ जुड़ गया है स्ट्रेटेजिकली। आज के दौर में ये पिक्चर बनी हुई है। यानी कि कायनात के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से जो लफ्ज़ निकले थे ना इस खत्ते के बारे में कि एक फ़ोर्स होगी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो फ़ोर्स बन रही है, नेचुरली बन रही है। और इसको बनाने में ख़ुद वेस्ट और इज़राइल इनका एक कलीदी रोल है, इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो इस तरीके से अंदर इन ममालिक के अंदर घुसपैठ ना करते, फ़ौज कशी ना करते तो शायद कुदरत की तरफ से भी ये ब्लॉक ना बन पाता इस तरीके से जैसे अब बन गया है। तो इन्होंने जल्दी मचाई है, उस जल्दी के नतीजे में एक फ़ौज बन रही है, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है। अब वो जो एक इज़राइल के अंदर ग्रेटर इज़राइल का एक ऑब्जेक्टिव है, इसको आप रीजनल इन्फ्लुएंस की अटैम्प्ट समझ लें ना। चलें ग्रेटर इज़राइल बहुत सारे समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एग्रीड, चलें फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट एग्रीड। लेकिन ये एक रीजनल इन्फ्लुएंस की अटैम्प्ट समझ लें आप। ये अटैम्प्ट तो होती रहेगी ना, मेरा एक इन्फ्लुएंस हो रीजन के अंदर, मैं दादा, मैं चौधरी, मैं तो सुपर पावर, मैं जो मैं कहूँगा वही होगा। ये तो अटैम्प्ट समझ लेना, ये तो हो रही है ना। ग्रेटर इज़राइल जब तक होगा नहीं तो एक लिबरल जो है ना, लिबरल एक लॉबी है ना, मोमबत्ती माफिया, इनको तब तक नज़र नहीं आती जब तक चीज़ धपड़दूस नहीं हो जाती ना। ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये स्टेट ऑफ डिनायल में होते हैं कि नहीं 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 कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। जब तक हो नहीं जाता ना, बेड़ा गर्क नहीं हो जाता ना, तब तक इनकी नज़र नहीं पड़ती वहाँ पर। ये मौलवियों को गालियाँ देते रहते हैं, मौलवी जो है ना ये फजूल की चीज़ें फैलाते हैं। लेकिन जब धपड़दूस हो जाती है ना चीज़, फिर कहते हैं अरे हाँ यार ये तो हो रहा था। दैट्स वाई वी आर सेइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इनकी बात मान लेते हैं कि ग्रेटर इज़राइल नहीं, लेकिन ये एक रीजनल इन्फ्लुएंस की अटैम्प्ट तो है ना। इज़राइल की भाई टेक्नोलॉजी और इज़राइल की इकोनॉमी ये कोई कम तो नहीं है ना किसी से इस पूरे रीजन के अंदर जहाँ इज़राइल लोकेटेड है। ना उसकी मईशत किसी से कम है इकोनॉमी, ना उसकी टेक्नोलॉजी किसी से कम है, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो अमेरिका से भी आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी में। ये भी एक बात है। उनकी लिमिटेशन सिर्फ एक ही है। अब गौर करें क्या लिमिटेशन है उनकी। एक ही लिमिटेशन है, छोटे से एक इलाके में मोहित है। ज्योग्राफी उनकी लिमिटेशन है, वो भी कोने में कुदरे में पड़ा हुआ है एक। यानी माइक्रोस्कोप लगा के देखें ना फिर नज़र आता है दुनिया के नक्शे पे छोटा सा मुल्क है, वो भी एक आखिरी कोने में मिडल ईस्ट के। ये इसकी लिमिटेशन है कि नहीं? ये लिमिटेशन है उसकी। सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी रख के बैठा हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, मईशत उसकी शानदार है। यानी दुनिया के जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं मल्टी नेशनल्स, अक्सर तो यहूदियों की हैं, यानी बड़ी तादाद में यहूदियों की भी हैं, और वो अंदर से मरे जा रहे हैं कि हम इधर आके अपनी कंपनियां, इधर आके प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएं अपने होली लैंड में। तो अगर ये सारे इधर आ गए तो ये कहाँ पहुँचेंगे जाकर, इनकी इकोनॉमी कहाँ पहुँचेगी? यानी और भी ज़्यादा पोटेंशियल इनकी इकोनॉमी में है। टेक्नोलॉजी में तो ये बड़े ही सुपीरियर हैं, शानदार, और इकोनॉमी में भी बड़ा ही स्कोप मौजूद है और पोटेंशियल बड़ा, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। लेकिन इनकी ज्योग्राफी इनका साथ नहीं दे रही। ये इनकी लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को वो ओवर करने के लिए जाहिर सी बात है मैप बड़ा करना चाहेंगे, अपना मैप बढ़ाना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है ना, सीरिया के अंदर, इराक़ के अंदर, लेबनान के अंदर, वहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस रखना चाहेंगे। वरना तो इज़राइल बाकी हर चीज़ में इर्द गिर्द के ममालिक से आगे है। लेकिन ये जो उसकी एक लिमिटेशन है, ये इसको आगे बढ़ने में रोकती है, एक रुकावट है इसके आगे बढ़ने में। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में भी अगेन ये हमारा ख़ित्ता जो है ना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये रुकावट है आज भी। इज़राइल बढ़े तो बढ़े कैसे, ये तो रुकावट है ना। अगर वो बढ़ता है उसकी जंग होती है इर्द गिर्द के ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ। इज़राइल तो न्यूक्लियर पावर है, इज़राइल के पास तो सबसे बेहतरीन फ़ौज है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया।
मिडल ईस्ट के बाकी तमाम मुल्कों से बेहतर फ़ौज रख रहा है, बेहतर उसके एक यानी ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है। कौन रोक पाएगा उसको? अगर वो बढ़ना चाहे तो ईरान रोकता है उसको। ईरान उसके टक्कर की एक रख के बैठा हुआ है टेक्नोलॉजी। ये नहीं बनने देंगे उसको। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये उसके बढ़ने में, उसके एक्सपेंशन में रुकावट है। खुरासान का इलाका ये उसकी एक्सपेंशन में रुकावट है आज भी। अगर आप देखें सीरिया के साथ उसकी जंग हुई तो सीरिया के वो ग्रुप्स जो कि प्रो ईरान हैं वो लड़े हैं उससे। अगेन ईरान के अंदर खुरासान के इलाके हैं, वो लड़े हैं उससे। लुबनान के साथ उसकी जंग हुई। लुबनान में हिजबुल्लाह किसकी प्रॉक्सी है? ईरान, जहाँ पर खुरासान के इलाके हैं। उसकी जंग हुई अभी हमास के साथ। कौन था हमास के पीछे? ईरान। देख रहे हैं आप? ये बनने नहीं देंगे। ये जो ब्लॉक है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इसके शदीद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं इसके साथ। ये ग्रेटर इजराइल को बनने नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल के इर्द गिर्द के मुल्कों पे अगेन इसी ग्रुप ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्हीं ग्रुप्स में से एक ईरान का असर है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लुबनान, इराक, शाम, इनका बॉर्डर इजराइल के साथ है। कैसे बढ़े, एक्सपेंशन करे तो कैसे करे? जिन जिन मुल्कों के साथ बॉर्डर है वहाँ पर तो इनका असर है बहुत ज़्यादा। ये आज की सूरत हाल है। लेकिन अगर फ्यूचर में इजराइल अपना जियोग्राफी बढ़ाता है, बढ़ा भी लेता है, तो सवाल ये है, जैसे तैसे करके मान लें कि बढ़ा लिया उसने, अपना एक मैप बड़ा कर दिया और अहम तरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर आकर बैठ गया, तो सवाल ये है कि क्या वो इसको सस्टेन कर पाएगा अपने आप में खुद ही, यानी अमेरिका की मदद के बिना? क्या वो इसको सस्टेन कर पाएगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर वो बढ़ा भी लेता है, फ़र्ज़ करें बहुत सारे इलाके शामिल कर ले अपने अंदर, मैप बढ़ा लिया उसने, इस बढ़ोतरी को, इस एक्सपांशन को वो सस्टेन कर पाएगा? दिस इज़ द क्वेश्चन ना। उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई तो मूवमेंट उठेगी ना, कोई ना कोई तो उठेगा ना लड़ने के लिए, जो कि इस एक्सपांशन को चैलेंज करेगा। और ये मूवमेंट का कोई लीडर भी होगा फिर, जो मूवमेंट उसके ख़िलाफ़ बनेगी, जो एक्सपेंशन जो कि वो करना चाहता है, इस एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट होगी उसका कोई लीडर भी होगा ज़ाहिर है, जो कि इस रेजिस्टेंस को आगे लेकर चलेगा। भाई चुप करके तो नहीं बैठेंगे ना मुस्लिम पड़ोसी जो हैं इजराइल के। जब इजराइल एक्सपेंशन करेगा, जो जियोग्राफिकल लिमिटेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, एक्सपांड करेगा, तो इजराइल के ख़िलाफ़ तब उठने वाली मैसिव तहरीक के लीडर को इस्लामी कुतुब में इमाम महदी कहा गया है।